बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एमर्स एमडी गेट फिजिक्स के क्रैश कोर्स में आज हमारा डे 3 है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मोशन एंड फोर्स के चैप्टर को। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उनकी डिटेल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो इन टॉपिक के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे हर टॉपिक के रिलेटेड ढेर सारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज और पास पेपर क्वेश्चंस को भी, ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का खूबसूरत सा लेक्चर, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, सपोज करो हमारे पास में एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए से मूव करती है पॉइंट बी तक। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये जितनी भी लेंथ कवर करेगी ये हमारे पास में डिस्टेंस कहलाता है, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि डिस्टेंस के पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के हमारे पास में इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, लेकिन ए से बी के दरमियान जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमारे पास में क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर डी से लिखा जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके पास में डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? तो वो होती है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, यानी कि अगर बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी होगी। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? अब सपोज कर लो कि हमारे पास में पॉइंट ए है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो बनता है आर ए वेक्टर। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास में बनता है आर बी वेक्टर। तो हमारे पास में ए से बी तक ये जो शॉर्टेस्ट रूट बनेगा ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना चाहते हैं मैथमेटिकली तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा आपने बात याद रखनी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो बराबर होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला हम लिखेंगे डी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, जो कि बराबर होगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर के। तो ये बात सिंपली आपने याद रखनी है कि जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है वो किसको इंडिकेट करता है? डिस्प्लेसमेंट को, जो कि आपसे अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया जाए और आपको बोला जाए कि उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो तो कैसे करोगे? तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास में या तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको प्लेन में दिया जाएगा, यानी जिसके दो कंपोनेंट्स होंगे, या आपको स्पेस में दिया जाएगा जिसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लेन में हो, यानी उसके दो कंपोनेंट्स हों, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, तो इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन अगर हमारे पास में कोई वेक्टर जो है वो स्पेस में हो, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो बनेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसमें सेम हमारे पास में फॉर्मूलाज हैं जिनको यूज़ करके हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं इजीली। इसके बाद हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आपने याद रखना है, जो कि आपसे अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, ये इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, और ये लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा अगर की बॉडी मोशन में है। तो इसके बाद हमारे पास में एक पॉइंट आता है फॉर द लीनियर मोशन, यानी अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, तो उसके लिए डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बॉडी का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगी जब हमारा लीनियर मोशन होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर वही डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस बनेगा आपका। लेकिन अगर कोई बॉडी कर्व पाथ में मूव करती है, यानी सर्कुलर पाथ हो गया या फिर कोई टेढ़ा मेढ़ा पाथ है, तो कर्व पाथ के अंदर हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा डिस्टेंस से कम होता है, यानी कि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या फिर हमेशा डिस्टेंस से कम। तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कहीं पे कोई भी आपको इशू आए, कोई बात समझ में ना आए, तो आप उसको लाजमी हाईलाइट कीजिएगा कमेंट्स के अंदर, ताकि आपको उसका रिस्पॉन्स किया जा सके। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि अ पर्सन मूव्स 5 किलोमीटर ईस्ट, देन ही ट्रेवल्स 2 किलोमीटर नॉर्थ, देन 2 किलोमीटर वेस्ट एंड देन 6 किलोमीटर साउथ। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या कहते हैं, हमारे पास में जो जियोग्राफिकल डायरेक्शन है इसके लिहाज से उसने डिस्प्लेसमेंट बता रखा है कि बॉडी जो है वो पहले 5 किलोमीटर ईस्ट में जाती है, फिर 2 किलोमीटर नॉर्थ में मूव करती है, फिर 2 किलोमीटर वेस्ट में मूव करती है, एंड देन 6 किलोमीटर वो मूव करती है साउथ की तरफ।
तो आप ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के हमारे पास में दो तरीके हैं, एक है इसका ग्राफिकल मेथड और एक हमारे पास में है इसका एनालिटिकल मेथड। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एनालिटिकल मेथड, क्योंकि उसको यूज़ करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं आई हैट, राइट में होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ होगा तो नेगेटिव। और अगर हम बात करें वर्टिकल के लिए यानी कि वाई एक्सिस के लिए, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जे हैट, अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने मूव किया 5 किलोमीटर ईस्ट यानी कि राइट की तरफ, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये बनेगा प्लस का 5 आई हैट। फिर हमने मूव किया 2 मीटर नॉर्थ, तो ये बनेगा प्लस का 2 जे हैट। फिर हमने मूव किया 2 किलोमीटर वेस्ट यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये बनेगा माइनस का 2 आई हैट। फिर हम जाएंगे 6 किलोमीटर साउथ की तरफ यानी कि डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो माइनस का 6 जे हैट आएगा। ऑप्शन अगर इसको हम सॉल्व करें तो 5 आई हैट माइनस 2 आई हैट ये बनेगा 3 आई हैट, प्लस का 2 जे हैट माइनस का 6 जे हैट ये बनेगा माइनस का 4 जे हैट। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये प्लेन के अंदर है, तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने का कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास में बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और होल का क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना बनेगा 25, और अंडर रूट 25 किसके बराबर होता है 5 के। तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना बनेगा 5 किलोमीटर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे ना हमेशा इसका ये वाला वेक्टर यूज़ करो आप। अब देखो यहाँ पे आई हैट प्लस का है और जे हैट माइनस का है, यानी कि आई हैट प्लस का होगा तो यहाँ पे ईस्ट की तरफ, और जे हैट माइनस का तो किस तरफ जाएगा, ये साउथ की तरफ। तो हमारी जो डायरेक्शन है वो इन बिटवीन ईस्ट एंड साउथ होगी, कुछ यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास में सिंपली इसकी कहानी है डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसमें डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे आप। हम जानते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबको सिंपली हम सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास में बनेगा डिस्टेंस इनके एस इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर। तो हमारे पास में जो टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो बनेगा 15 किलोमीटर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली इस मेथड को यूज़ करते हुए। तो नेक्स्ट हमारे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज शोन इन द फिगर अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 0 टू ए एंड देन फ्रॉम ए टू बी, यानी एक पार्टिकल है जो कि 0 से ए की तक जाता है और फिर ए से वो कहाँ तक जाता है बी की तरफ। फाइंड द पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ये बताना है कि उसका पाथ लेंथ क्या है, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एंड उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी टोटल डिस्टेंस की यानी कि पाथ लेंथ की, तो वो हमारे पास में होगा डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू ए एंड देन फ्रॉम ए टू बी, हम दोनों को जमा करेंगे। अब यहाँ पे देखो 0 से ए तक हमारा कितना डिस्टेंस हो रहा है, ये हो रहा है 3 मीटर का। फिर हम ए से जब वापस आएंगे बी तक, तो ए से 0 तक 3 होगा और 3 से आगे फिर हम 2 मीटर मूव करेंगे, तो हमारे पास में ए से बी का जो डिस्टेंस है वो बनेगा 5 मीटर। तो हमारे पास में जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा 3 मीटर 0 से ए तक और फिर 5 मीटर ए से बी तक। तो 5 प्लस 3 हमारे पास में जो डिस्टेंस है वो कितना बनेगा 8 मीटर। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो इसमें हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू ए प्लस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। अब अपने ये बात याद रखनी है कि जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से अवे जाते हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ वापस मूव करते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो जब हम 0 से ए तक जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट +3 होगा, लेकिन जब हम ए से बी तक वापस मुड़ेंगे तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस हो जाएगा, जो कि 5 मीटर के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करें तो ओ से ए का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो होगा 3 मीटर और ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास में वो होगा माइनस का 5 मीटर। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स है वो बनेगा -2 मीटर। तो यहाँ पे माइनस हमें ये इंडिकेट करेगा कि हमने अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अच्छा यहाँ पे हम देखें अगर अपना राइट आंसर को, तो डिस्टेंस हमारे पास में आ रहा है 8 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में आएगा -2 मीटर। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा चार्ली, यानी कि ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमसे ना अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करे या सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो
वो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अब यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपसे पूरे सर्कल का पूछ सकता है, आपसे सेमी सर्कल के बारे में पूछ सकता है, आपसे क्वार्टर सर्कल या किसी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने का। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो इसका शॉर्टकट होता है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर यहाँ पे रेडियस है, थीटा हमारे पास में वो एंगल है जिसके ऊपर आपको डिस्टेंस फाइंड करने को कहा जाएगा। और ये बात आपने याद रखनी कि यहाँ पर खासकर जब भी हम थीटा इस्तेमाल करेंगे उसको हमेशा रेडियंस में यूज़ करना है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टकट होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पर थीटा आप डिग्री में यूज़ करो या रेडियंस में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर इसका हमेशा सही आएगा। लेकिन जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है यहाँ पे ज़रूरी है कि आप इसको रेडियंस में यूज़ करो। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि पूरे सर्कल के अंदर, इन फुल सर्कल में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। अगर कोई बॉडी इस पॉइंट से मूव करते वापस उसी पॉइंट पे जाती है, तो हमारे पास में पूरे सर्कल के अंदर जो एंगल कवर होता है उसमें वो होता है 2 पाई रेडियंस। अगर हम यहाँ पर लिखें 2 पाई, तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा ना वो बनेगा 2 पाई आर। तो ये हो गया फुल सर्कल के लिए हमारा डिस्टेंस 2 पाई आर। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो पूरे सर्कल में 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई रेडियंस या फिर 360 डिग्रीज होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे थीटा को लिखो 360 डिग्री, तो 360/2 कितना आएगा 180। और हम सब जानते हैं कि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 0 आएगा। और वैसे भी जब बॉडी हमारी स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाए, एक सर्कल कंप्लीट करेगी, तो बॉडी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगी, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए सेमी सर्कल के केस में, तो सेमी सर्कल में हमारे पास में हाफ सर्कल में एंगल होता है पाई रेडियंस, यानी कि 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस आएगा पाई आर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 180, तो 180/2 कितना आएगा 90, साइन 90 1 के इक्वल होता है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 2r के इक्वल। तो इस तरह से हम सेमी सर्कल का भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आपको पूछा जाए कि क्वार्टर सर्कल के अंदर, यानी कि 1/4 सर्कल में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमारे पास में जो 1/4 सर्कल होता है ना यहाँ तक, इसमें एंगल हमारे पास में बनता है 90 डिग्री या फिर पाई बाय 2 रेडियंस। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे पाई बाय 2 रेडियंस, तो हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो डिस्टेंस है ये आएगा पाई आर बाय 2। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जब इसको मैं यहाँ पे 90 पुट करके सॉल्व करूँगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा √2r। तो ये हमारे पास में डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के फॉर द फुल सर्कल, सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल। तो स्पेशली ये जो रिजल्ट्स हैं इनको अपने याद रखने, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर। इसमें ये कहते हैं कि a car moves from A to B in a straight line and then in a semicircle as shown in the figure। एक बॉडी है जो पॉइंट A से पॉइंट B तक जाती है, वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। देन वो B से C तक जाती है एक सेमी सर्कल के अंदर, और इस सर्कल का रेडियस कितना है हमारे पास में 2 किलोमीटर। हमसे कहता है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो हमारे पास में जो डिस्टेंस है वो होगा सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A to B एंड देन फ्रॉम B to C। हम जानते हैं कि A से B का डिस्टेंस हमारे पास में कितना है 6 किलोमीटर, लेकिन क्योंकि B से C तक हमारे पास में सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है पाई आर। अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर दो, तो A से B का डिस्टेंस हमारे पास में 6 किलोमीटर, पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3 यूज़ करें, आर की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो 3 2 कितना बनेगा 6, तो 6 + 6 कितना आएगा हमारे पास में 12। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो आएगा 12 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करेंगे। सिंस हमने तो पढ़ा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो A है, और जो हमारा फाइनल पोजीशन है वो हमारे पास में पॉइंट C है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो A से C तक बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले B से C के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, कुछ इस तरह से जो बनेगा B से C तक, क्योंकि सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलॉन्ग द डायमीटर होता है, यानी कि 2r के बराबर होगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा रेडियस जो है वो 2 किलोमीटर है, तो 2/2 कितना बन जाएगा 4 किलोमीटर। तो B से C तक हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर वो होगा 4 किलोमीटर। अब सिंस यहाँ पे देखो हमारे पास में A से C तक ये जो स्ट्रेट पाथ है ये क्या कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप देखो तो ये पूरी की पूरी ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, जहाँ पे हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये हमारे पास में हाइपोटेन्यूस बनेगा,
तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के रूट के बराबर होगा। तो बनेगा d इज इक्वल्स टू रूट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए बी का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी सी का स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी, जब इसका स्क्वायर करके सम करके रूट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ रहेगा। अब यहाँ पे ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6 के इक्वल है और बी से सी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास में 4 के इक्वल है। 6 का स्क्वायर बनेगा 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 प्लस 16 ये बनेगा रूट ऑफ 52। एंड स्टूडेंट्स हमारे पास में जो रूट ऑफ 52 है ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास में होता है 7.2 किलोमीटर। तो इस तरह से इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके, इन लॉजिक्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर कहीं पे कोई भी डाउट आता है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसको लाजमी पूछिएगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है कि इफ अ बॉडी मूव्स 25% ऑफ द टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। अब इसमें रेशियो पूछी गई है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की, और हमसे क्या कहते हैं कि जो बॉडी है वो 25% ऑफ टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कवर करती है। अब हमारे पास में जो 25% है ना, वो 100% के लिए आज देखे तो ये 1/4 बनता है। 1/4 का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो क्वार्टर सर्कल में मूव की है। क्वार्टर सर्कल का मतलब ये है कि बॉडी ने यहाँ से शुरू किया है और यहाँ से यहाँ तक गया है, इसके 1/4 हिस्सा इसने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो यहाँ पे जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो होगा s इज इक्वल्स टू r थीटा। थीटा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्वार्टर सर्कल है, एंगल बनेगा π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो अगर मैं थीटा को लिखूँ π/2 तो हमारे पास में डिस्टेंस बनेगा πr डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो उसमें हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट इनिशियल से फाइनल पोजीशन तरफ एक शॉर्टेस्ट रूट बनेगा, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, या फिर आप इसमें वो शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो जो हमने पहले यूज़ किया पढ़ा है ऊपर वाली स्लाइड के अंदर। अब इसमें होगा क्या कि अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास में ये वाला भी रेडियस है और ये वाला भी हमारे पास में रेडियस है, तो बनेगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और होल का क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ये बन जाएगा रूट ऑफ 2r स्क्वायर, r के स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा अंडर रूट ऑफ 2r। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि जब हमारे पास क्वार्टर सर्कल कंप्लीट होता है तो जो डिस्टेंस है वो πr/2 के बराबर होती है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स r होता है। तो ये हमारे पास में सिंपल से आ गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमें फाइंड करनी है रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट। अब से यहाँ पे डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमारे पास में कितना आ रहा है πr/2 और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है अंडर रूट ऑफ 2r, तो यहाँ पे r के साथ r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो है वो बनेगी π/2 टाइम्स अंडर रूट 2, यानी कि ये वाला जो 2 है वो डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा π/2 टाइम्स अंडर रूट 2, यानी कि जो हमारा राइट आंसर वो बनेगा बीटा। आई थिंक ये ऑलरेडी मार्क्ड है यहाँ पे, तो आप इसको देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग अ एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन वन वाइब्रेशन। यानी कि हमारे पास में एक सिंपल पेंडुलम है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका एम्पलीट्यूड a के इक्वल है। तो जब ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, यानी कि अपनी मीन पोजीशन अबाउट एक साइकिल कंप्लीट करेगा, तो कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। अगर हम बात करें पूरे वाइब्रेशन की, अब देखो ये जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम पर जाएगा तो a डिस्टेंस कवर करेगा, फिर वो एक्सट्रीम से मीन तक आएगा तो फिर से a डिस्टेंस कवर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना हुआ 2a यानी हाफ वाइब्रेशन का। फिर वो सेम यहाँ से एक्सट्रीम तक जाएगा और फिर वो एक्सट्रीम से वापस आएगा मीन पोजीशन पे, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो एक साइकिल में वो 4 टाइम्स ऑफ a के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो बराबर आएगा 4a के इक्वल। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो क्योंकि बॉडी है वो घूम फिर के वापस इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गई है, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गई है, तो यहाँ पर जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 के बराबर आएगा। तो जब एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 4a के बराबर होता है और जिसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 के बराबर होता है। तो इस तरह से आप हाफ वाइब्रेशन का भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि ईजिली आप कैलकुलेट कर लोगे। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक समझ आए हैं तो आप ये बताओ कमेंट्स के अंदर कि अगर हाफ वाइब्रेशन होगी तो बॉडी कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा
कमेंट्स जरूर कीजिएगा इसके ऊपर। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पास पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि इस टॉपिक के रिलेटेड आ चुके हैं। तो इसमें पहला एमसीक्यू है जो कि 2022 में पूछा गया था ईटीए के अंदर। अ बॉडी कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, रिटर्न्स बैक टू द इनिशियल पॉइंट बाय कवरिंग 10 मीटर टुवर्ड्स साउथ। एक बॉडी है जो कि 10 मीटर कवर करती है नॉर्थ में और फिर वो इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाती है 10 मीटर कवर करके साउथ की तरफ। इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसमें से यहाँ पे हमारे पास में जब बॉडी इनिशियल पॉइंट पे वापस आती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास में जीरो वाले दो ऑप्शन है, एक है 0 मीटर अलोंग द नॉर्थ टू साउथ और दूसरा है सिर्फ 0 मीटर। अब उसने हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास में डायरेक्शन भी होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल डायरेक्शन क्या थी उसकी टुवर्ड्स नॉर्थ और फाइनल क्या थी टुवर्ड्स साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ 0 मीटर, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है a body is moved through a displacement of 15 meter towards north. The total displacement will be 0 when body cover the same displacement towards. अब हमसे कहते हैं कि एक बॉडी है जो 15 मीटर नॉर्थ में कवर करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा अगर वो सेम डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर करे। तो उसमें हम जानते हैं कि जब बॉडी सेम डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कवर करेगा तो उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाता है 0 या नल वेक्टर। अब यहाँ पे बॉडी ने 15 मीटर कवर किया था नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है साउथ। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा बीटा, यानी कि अगर बॉडी 15 मीटर साउथ की तरफ कवर करेगी तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायमीटर एंड द टोटल डिस्टेंस अलोंग द सर्कल इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे पास में कि एक बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द डायमीटर और डिस्टेंस अलोंग द सर्कल, हम जानते हैं कि पूरे सर्कल का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो 2 पाई आर के इक्वल है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अलोंग द डायमीटर, देखो सिंपली ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी अलोंग द डायमीटर। हम जानते हैं कि जो डायमीटर है वो 2 आर के इक्वल होता है तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 आर के इक्वल होगा। हमें निकालनी है रेशो, तो बनेगा डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, तो डी बाई एस। डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायमीटर किसके इक्वल है 2 आर के और डिस्टेंस अलोंग द सर्कल यानी पूरे सर्कल का डिस्टेंस कितना है हमारे पास में 2 पाई आर। तो यहाँ पर 2 आर के साथ में 2 आर हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आएगा 1 ओवर पाई यानी कि 1 रेशो पाई हमारा राइट आंसर बनेगा अल्फा। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अ बोट मूव्स 4 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 3 किलोमीटर नॉर्थ। Another boat moves 3 km north first and then 4 km east. Which statement is correct about their final displacements? अब इसमें पहला ऑप्शन है कि both boats have the same displacement vector. दूसरा the first boat's displacement is greater because it is traveled east first. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास में सेम है लेकिन बस उनकी डायरेक्शन का फर्क है। अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उसमें से यहाँ पे जो उनका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे सेम होगा, कोई भी बॉडी ज़्यादा या कम डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगी। थर्ड ऑप्शन है कि द सेकंड बोर्ड्स डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर, ये भी रॉन्ग होगा। लास्ट ऑप्शन है बोथ बोर्ड्स एंड एट डिफरेंट पोजीशन बट कवर द सेम डिस्टेंस। अब यहाँ पे पहला और आखिरी ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है पर इसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में डायरेक्शंस की बात करें तो कुछ इस तरह से होती हैं। अगर हम बात करें बोट 1 की तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो क्या बनेगा, पहले वो मूव करती है 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ फिर 3 किलोमीटर नॉर्थ में। तो ईस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे आई हैट, नॉर्थ के लिए यूज़ करेंगे जे हैट। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो बनेगा 4i + 3j। जो सेकंड बोट है पहले वो मूव करती है 3 किलोमीटर नॉर्थ में यानी उसके लिए बनेगा 3j हैट, फिर वो जाती है ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर तो 4i हैट, तो बनेगा 3j हैट + 4i हैट। अगर इसको भी थोड़ा रीअरेंज कर लें यानी आई वाला पहले लिखें जे वाला बाद में लिखें तो बनेगा 4i हैट + 3j हैट। अब इसमें जरा आप इन दोनों को कंपेयर करो तो हमारे पास में दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है यानी 4i हैट + 3j हैट, यानी कि जो दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास में है वो सेम होगा, तो हमारा राइट आंसर बनेगा अल्फा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये कहता है कि अ पर्सन मूव्स 600 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देन 300 मीटर टुवर्ड्स साउथ, इट्स डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस रेशियो इज। अब इसमें क्या कहता है कि बॉडी जो है वो 6 किलोमीटर नॉर्थ में जाती है फिर 3 किलोमीटर ईस्ट में जाती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे पास में बॉडी 6 किलोमीटर नॉर्थ में जा रही है तो ये 600 जे हेड बनेगा, फिर वो साउथ में जाती है तो वो -j आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारे पास अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट की, तो बनेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 600 जे हेड प्लस माइनस का 300 जे हेड, क्योंकि बॉडी साउथ में जा रही है तो माइनस का जे हेड यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करें तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 300 जे हेड, 600 में से 300 माइनस करें तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर जो बनेगा वो होगा 300 जे हेड। जे हेड हमें इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएगा कि ये टुवर्ड्स साउथ नॉर्थ होगी, अपवर्ड होगी, इनके पॉजिटिव है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की, तो उसमें कितना आ रहा है वो यहाँ पे देखो, तो जे के साथ जो नंबर लिखा है वो उसका मैग्नीट्यूड है। तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे वो बनेगा 300 मीटर। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो हम जानते हैं कि जो टोटल लेंथ है बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है, सॉरी डिस्टेंस के बराबर होती है। तो जो डिस्टेंस है वो होगा 600 प्लस 300, तो 6 प्लस 3 कितना आएगा हमारे पास में 900 मीटर्स। तो हमारे पास में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया उस बॉडी ने वो हो गया 900 मीटर, और जिसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो किसके इक्वल है 300 मीटर के। हमें चाहिए रेशो टू द, और रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। तो डी ओवर एस की रेशो निकालनी, तो डी हमारे पास में किसके इक्वल है 300 के, और एस हमारे पास में कितना है 900। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3 1 3 और 3 3 9 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 1/3, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा बीटा 1:3। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको यहाँ तक क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी इशू आए, कहीं पे कोई बात समझ में ना आए, कोई अगर मिस्टेक नज़र आती है आपको कहीं पे, तो उसको कमेंट्स में हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में था स्पीड एंड वेलोसिटी का। जब भी कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है तो वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये डिपेंड करता है उसकी स्पीड के ऊपर। तो स्पीड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, कि बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये क्या कहलाएगा स्पीड कहलाता है। अगर हम बात करें स्पीड के फॉर्मूले की, तो हमारे पास में जो एवरेज स्पीड है ये बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, यानी कि S/T। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि हमारे पास में डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो जो स्पीड है वो भी हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी बनेगी। अगर हम बात करें इसके यूनिट्स की, तो ये होता है मीटर पर सेकेंड, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। स्टूडेंट्स, जो स्पीड है पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी, यानी कभी भी ये लेस दैन ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास में अगर इसके बात करें प्रैक्टिकल यूनिट्स की, तो हमारे पास में स्पीड के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं, जैसा कि किलोमीटर पर आवर होता है, माइल्स पर आवर होता है। तो सबसे कॉमनली यूज होने वाला इसका जो यूनिट है वो होता है किलोमीटर पर आवर, जो कि अक्सर हमारी जो व्हीकल्स होती हैं जो उनका स्पीडोमीटर है वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई वैल्यू दी जाए किलोमीटर पर आवर में, तो उसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, या फिर अगर हमारे पास में वैल्यूज मीटर पर सेकंड में तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो आपने इसलिए ये छोटी सी कन्वर्जन याद रखनी है कि सपोज कर लो हमें वैल्यू दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर, और आपको बोला जाए कि इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड, तो उसमें सिंपल सी बात आपने ये याद रखनी है कि जब भी हमारे पास में वैल्यूज होगी ना किलोमीटर पर आवर के अंदर और आपने जाना है मीटर पर सेकंड में, तो सिंपली आपने करना यह है कि अपनी वैल्यू को ना 10/36 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो 10/36 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका आंसर किस में आएगा मीटर पर सेकंड में। ये सिंपल सा रूल है, फिलहाल इसको बस याद रखो आप। अब देखो यहाँ पे 36 के साथ में 36 क्या हो रहेगा कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर कोई बॉडी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगी तो मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड क्या हो रहेगी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड करें तो स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड करने से हमारे पास में क्या बनती है वेलोसिटी बनती है, यानी कि डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन ऐड हो गया, ठीक है, तो ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज ऑफ टाइम। तो होती है एवरेज वेलोसिटी। अगर हम बात करें इसके नेचर की, तो वेलोसिटी हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट होती है या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। ये हमारे पास में वेक्टर है, डायरेक्शन हो गया इसका। अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, यानी कि वेलोसिटी हमेशा ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो या फिर इक्वल टू जीरो भी हो सकती है। तो ये हमारे पास में कुछ इनके बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपने यहाँ पर याद रखना है। इसका देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास में है कि हमने पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये या तो डिस्टेंस से कम होगा या डिस्टेंस के बराबर होगा। यानी कि अगर हम बात करें कर्व पाथ की, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से लेस होता है, और अगर हम बात करें लीनियर मोशन की, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। तो सेम इसी तरह से हमारे पास में जो
वेलोसिटी है वो भी लेस देन और इक्वल टू स्पीड हो सकती है। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट है जिसको आपने ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना है। तो ये हमारे पास में बेसिक सा कॉन्सेप्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी का। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो उसको लाजमी क्लियर कीजिएगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास में क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स S1 एंड S2 आर शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे हमारे पास में ये जो सेकंड पॉइंट है ये फाइनल पोजीशन उसकी है और S1 हमारे पास में इसका इनिशियल पोजीशन है और हमसे कहते हैं कि ये बताओ इसकी स्पीड क्या होगी। हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। अब यहाँ पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, इनिशियली 20 पे वो रुका हुआ है और कहाँ तक जाता है वो 80 तक। तो ये हमारा फाइनल है, ये हमारे पास में इनिशियल है। तो हमारा जो चेंज आया यहाँ पे डिस्टेंस का वो होगा 80 माइनस 20 और यहाँ पे जो टाइम का चेंज आ रहा है वो है 4 माइनस 2, क्योंकि 2 आवर्स के ऑलरेडी गुजर चुके थे तो हमने 2 आवर से 4 आवर तक गए। तो हमारा टाइम कितना गुजरा है यहाँ पे 4 माइनस 2 के इक्वल। तो यहाँ पे 80 माइनस 20 ये बनेगा 60, 4 माइनस 2 ये आएगा 2 और जब हम 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो राइट आंसर स्टूडेंट्स वो बनेगा यहाँ पे चार्ली। तो इस तरह से हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली इसका फॉर्मूला यूज करके। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि इफ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 4 सेकंड एंड नेक्स्ट 50 मीटर इन 6 सेकंड देन एवरेज स्पीड विल बी। अब सुन हम सिंपली जानते हैं कि हमारे पास में जो एवरेज स्पीड है इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। अब यहाँ पे बॉडी ने 2 डिस्टेंस कवर किए हैं, पहले 4 सेकंड के अंदर 100 मीटर और अगले 6 सेकंड के अंदर 50 मीटर। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो होगा 100 प्लस 50 मीटर और टोटल टाइम कितना लगा है इसको 4 सेकंड देन 6 सेकंड। तो 4 प्लस 6 आएगा यहाँ पे, 100 प्लस 50 करेंगे तो ये बनेगा 150, 4 प्लस 6 करोगे तो बनेगा 10। तो 150 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा बीटा। तो इस तरह से ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यूज़ करके आप बहुत इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एमडी कैट में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट मेरे पास में क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम पॉइंट P टू Q इन 2 सेकेंड्स। एक बॉडी है जो कि एक सेमी सर्कल में मूव करती है P से Q तक 2 सेकंड के अंदर। यानी डायग्राम दिखा रखी है, P से Q तक गई है बॉडी 2 सेकंड में। इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली इज। हमें ये बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब सुनिए यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीड के फॉर्मूले की तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमें पहले यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो हमें यहाँ पे पहले P से Q का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, फिर हम फॉर्मूला यूज करके वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसमें सर हम बात करें टोटल डिस्टेंस की, क्योंकि सेमी सर्कल है और हम जानते हैं सेमी सर्कल में जो हमारा डिस्टेंस है वो बराबर होता है पाई आर के इक्वल। आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, तो हमारे पास में जो डिस्टेंस है वो बनेगा 2 पाई मीटर्स। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की तो हमारे पास में स्पीड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास में किसके इक्वल है 2 पाई के इक्वल और टाइम हमें कितना गिवन है यहाँ पे 2 सेकेंड। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एवरेज स्पीड बराबर आएगी पाई मीटर पर सेकेंड। पाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है 3.14, तो आंसर आएगा 3.14 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारे पास में स्पीड। अगर आप अपने ऑप्शंस को देखो तो मजीद आगे सॉल्व किया आप इसको इजीली गेस कर सकते हो कि हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो हमें पहले स्पीड बतानी है फिर वेलोसिटी। तो स्पीड का आंसर कितना आ गया 3.14, तो हमारा बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके लिए वेलोसिटी भी फाइंड करते हो तो कैसे करेंगे, तो पहले आप फाइंड करोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा P से Q तक। तो सेमी सर्कल में हम जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग दैट डायमीटर होता है जो कि 2r के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r है, r की वैल्यू हमारे पास में कितनी है यहाँ पर 2 मीटर। तो 2/2 कितना आएगा यहाँ पे 4 मीटर। अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की तो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट बराबर है 4 मीटर के, टाइम हमारे पास में कितना गिवन है 2 सेकंड। तो 4/2 को सॉल्व करो तो आंसर आएगा हमारे पास में 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमारी जो एवरेज स्पीड है वो 3.14 आएगी, जबकि एवरेज वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा बीटा, क्योंकि हमें क्या बताना है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले स्पीड और बाद में वेलोसिटी का आंसर आएगा। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास में एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर की बॉडी n इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करे, यानी कि n स्टेप्स में उसने मूव किया है लेकिन हर स्टेप में उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, डिफरेंट है,
बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। जैसे कि पहला डिस्प्लेसमेंट है d, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, सपोज कर लो ये 20 है। नेक्स्ट सेम डिस्टेंस वो कवर करती है विद वेलोसिटी v2 जो कि 40 है। तो यहाँ पर स्पीड कम है, टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, टाइम उसको कम लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ सेम है। अगर हमारे पास में इस तरह से n इंटरवल्स हो और हर इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट सेम हो लेकिन टाइम डिफरेंट हो या वेलोसिटी डिफरेंट हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टूडेंट्स n इंटरवल के लिए हमारे पास में इसका डायरेक्ट एक शॉर्टकट है जिसको आपने याद रखना है। ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू n ओवर 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2 प्लस सो ऑन अप टू 1 ओवर vn। यानी कि जितने भी हमारे पास में इंटरवल्स होंगे वहाँ तक हम वेलोसिटी को रेसिप्रोकल लेके ऐड करेंगे और फिर n के साथ उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाती है या एवरेज स्पीड आ जाती है। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला बनता कैसे है, इसकी डेरिवेशन में फिलहाल हम नहीं जाएंगे। अगर आपको इसकी डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो कि डेरिवेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटीज फार्मूला, तो हम इसकी अलग से वीडियो डाल देंगे। लेकिन फिलहाल हमें जैसे ये फार्मूला याद रखना है कि अगर की बॉडी n इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेगी तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो किसके बराबर होती है, n ओवर 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2 प्लस 1 ओवर v3 एंड सो ऑन अप टू 1 ओवर vn। तो ये मेरे पास में इसका जनरलाइज्ड फार्मूला है। तो मोस्टली यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो हमें मोस्टली दो इंटरवल्स बताए जाते हैं। तो अगर हमारे पास में दो इंटरवल्स है तो n को आप 2 लिखोगे और डिनोमिनेटर में आएगा 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। तो जब आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो स्पेसिफिकली दो इंटरवल्स के लिए हमारे पास में जो इसका फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का वो होता है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये फार्मूला आप याद रख सकते हो। और ये कब यूज़ होगा, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेगी इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, यानी डिस्प्लेसमेंट सेम होगा लेकिन टाइम डिफरेंट होगा या वेलोसिटी डिफरेंट होगी, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि अ कार गोज फ्रॉम बहावलपुर टू लाहौर एट 60 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है जो कि बहावलपुर से लाहौर जाती है 60 किलोमीटर पर आवर की रेट से, एंड देन रिटर्न्स बैक टू बहावलपुर, फिर वो बहावलपुर वापस आती है लाहौर से एट 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे बहावलपुर से लाहौर या लाहौर से बहावलपुर, इनका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा अगर एक ही रूट आप पकड़ोगे, सेम रूट लेते हो तो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो उनकी स्पीड है वो जाने की और है और वापस आने की और है। तो जाते हुए टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, और वापस आते हुए टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड आपकी कम होगी है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में दोनों का टाइम डिफरेंट होगा, अनइक्वल टाइम इंटरवल होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम है या डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कौन सा करेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी एवरेज इक्वल्स टू 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। अगर इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो v1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 60 और v2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 40। तो बनेगा 2 टाइम्स 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40। अब इसमें 60 प्लस 40 कितना आएगा 100। अब 100 के ये वाले जो दो जीरो हैं वो यहाँ पर दो जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 6 2s आर 12 एंड 12 4 आर कितना बनता है 48। तो एवरेज स्पीड का जो आंसर आएगा यहाँ पर वो बनेगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो क्या बनेगा, चार्ली। तो इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ना कुछ और हमारे पास में फॉर्मूलाज हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के, जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। दो फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी शुरू में डिस्कस कर लिए इस टॉपिक के। अब ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है कि अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इक्वल टाइम के अंदर, ठीक है, यानी डिस्टेंस हमारे पास में सेम है लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है लेकिन जो टाइम हमारे पास में है वो सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। नेक्स्ट हमारे पास में थे व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है अनइक्वल टाइम के अंदर, तो हमारे पास में क्या होगा, तो फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, इनके s1 प्लस s2 ओवर t1 प्लस t2, जितने भी आपके पास में इंटरवल्स बनेंगे उन सबका टाइम और डिस्टेंस आप ऐड करोगे तो हमारे पास में क्या आती है एवरेज स्पीड। ये तब यूज़ करते हैं जब हम अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इक्वल टाइम के अंदर। स्टूडेंट्स हमने पहला केस डिस्कस किया ना ये वाला, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे कि व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो फिर वो क्या करेगी, इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, और इस केस में हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है।
तो फिर हम इसमें जो कंडीशंस गिवन होंगी हम वही यूज़ करके इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आपने याद रखना है, जहन के अंदर रखना है, ताकि आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लो। एक क्वेश्चन जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया है वो वाला कॉन्सेप्ट, और एक हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला है जिसको आपने याद रखना है, क्योंकि इन दो के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं फर्दर। इसमें कहते हैं अ कार ट्रेवल्स एट 32 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ इंटरवल एंड एट 8 किलोमीटर पर आवर फॉर द सेकेंड हाफ इंटरवल। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हमारे पास में दो टाइम के इंटरवल्स हैं। तो फर्स्ट हाफ के अंदर बॉडी मूव करती है 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो सेकंड हाफ है उसमें बॉडी मूव करती है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें ये बताना है कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। अब सुनो, यहाँ पे देखो दोनों केसेस में हमारे पास में स्पीड डिफरेंट है, तो डिस्टेंस कम ज़्यादा कवर करेगा। यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है फर्स्ट हाफ में, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, और सेकंड हाफ के अंदर स्पीड कम है तो कम डिस्टेंस कवर होगा। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम होगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो बनेगा 32 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 32 प्लस 8 ये बनेगा 40 बाई 2 को हल करो तो आंसर कितना आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा बीटा। तो इस तरह से आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आपको प्रैक्टिस सीट ग्रुप के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी जाएगी, वहाँ पे आप उसको लाजमी देखिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू आए तो आप उसको लाजमी डिस्कस कीजिएगा और अपने कॉन्सेप्ट्स को बूस्टअप लाजमी करिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी का। अब सुन, जब दो बॉडीज मूव करती हैं तो एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी के लिहाज से रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर के केस में भी पढ़ा था। तो वहाँ पे इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन जो फार्मूला हमारा बनता है वो सेम फार्मूला रिलेटिव वेलोसिटी का होता है। रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड ये होता है रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 cos थीटा, अगर दो बॉडीज मूव कर रही हैं तो। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास में स्पेशल केसेस हैं कि अगर बॉडीज़ की डायरेक्शन सेम हो, यानी दो बॉडीज़ सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं, एंगल 0 डिग्री है, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो उन दोनों को माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि सेम डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटीज़ को माइनस करना है। अगर हमारे पास में अपोजिट डायरेक्शन है, बॉडीज एक दूसरे के एंटी पैरेलल मूव करती हैं या एंगल 180 डिग्री बनता है वहाँ पे, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो उन दोनों को ऐड करने से आएगी। यानी दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी को अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास में रिलेटिव वेलोसिटी आएगी जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, और अगर आप दोनों को माइनस करोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इसके बाद अगर दोनों परपेंडिकुलर मूव करें तो एंगल बनेगा वहाँ पे 90 डिग्री, और उस केस में हमारे पास में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बराबर होती है रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 के स्क्वायर के। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ में ना आए तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, अब वहाँ पे एंगल पुट करो, हल करो तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, सेम डायरेक्शन है माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस करना है, परपेंडिकुलर है तो स्क्वायर करना है, सम करना है, रूट करना है। तो ये हमारे पास में सिंपल सा फंडा है रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, जो बेसिक सी बातें हैं जो आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसमें ये कहता है कि अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ is going towards west direction at a speed of 5 meter per second. A bird flies at the speed of 10 meter per second towards east direction parallel to the track. अब इसमें देखो क्या कहता है कि हमारे पास में एक ट्रेन है जो कि वेस्ट में जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और एक पैरेट है जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बर्ड है यहाँ पे जो कि 10 की स्पीड से मूव कर रहा है। अगर ट्रेन की जो लेंथ हमारे पास में है इसमें वो हो 150 मीटर, तो कहते हैं ये बताओ कि कितना टाइम लगेगा इस बर्ड को उस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, कितनी देर में ये बर्ड जो है वो उस ट्रेन को क्रॉस कर लेगा, वो टाइम हमें बताना है। अब यहाँ पे सिंपली आप फार्मूला यूज़ करोगे स्पीड का। स्पीड का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टाइम है उसको अगर मैं सेपरेट करूँ तो फार्मूला बनेगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, जो कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होगी क्योंकि दो बॉडीज एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रही हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो इन दोनों को ऐड करने से आएगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो ऐड करना है, सेम हो गया तो माइनस करना है। अब यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस कितना है जो इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए चाहिए हमें, जो इसकी लेंथ के बराबर होगा। तो बर्ड को ये ट्रेन क्रॉस करनी है तो उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास में 150 मीटर है, यानी इसको 150 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा।
और इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी होगी 10 + 5 यानी कि 15। तो 150/15 को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10 सेकंड्स। तो हमें 10 सेकंड्स लगेंगे इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए अगर आप ट्रैक के पैरेलल मूव करते हो। तो राइट आंसर बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि इसके नाम से आप गेस कर सकते हो कि इंस्टेंट का मतलब होता है किसी भी लम्हे में। तो ड्यूरिंग द मोशन किसी भी लम्हे बॉडी की जो स्पीड होती है उसे का नाम दिया जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का नाम देते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 इनटू डेल्टा s ओवर डेल्टा t। अब यहाँ पे लिमिट का मतलब ये है इसमें से यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही शॉर्ट होगा, यानी अप्रोचेस टू 0 होगा, एग्जैक्टली 0 नहीं होता। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तो उस केस में हमारे पास में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी कि हर पॉइंट पर उसकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तो उसमें सेम जैसे स्पीड है, किसी भी लम्हे पर बॉडी की जो वेलोसिटी होती है उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम देते हैं। फॉर्मूला इसका सेम टू सेम यही होगा कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचिंग टू 0 इनटू डेल्टा d ओवर डेल्टा t। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यहाँ पे और ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तो हमारे पास में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उसमें ये बात आपने याद रखनी है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है, जो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड प्रोवाइड नहीं करती। इसके बाद हमारे पास में आता है यूनिफॉर्म स्पीड। अब जानते हो कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम। तो अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी तो हम लिखेंगे उसकी स्पीड क्या रहती है, हमेशा यूनिफॉर्म रहती है। इसमें से अगर हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तो अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। और जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसके बाद हमारे पास में जब हम बात करते हैं ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तो इसका मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो उसकी डायरेक्शन भी सेम है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये हमारे पास में यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। तो अगर कि बॉडी सेम टाइम के अंदर डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगा तो उसका जो स्पीड है वो चेंज होगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, जिसको हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तो उसमें से इस केस में हमारे पास में क्या होती है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहाँ पे हमारे पास में इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं होते। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक सी टाइप्स हैं जो कि आपके पेपर में अक्सर एज एन एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो उसको आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास में एक एमसीक्यूज है। इसमें ये कहता है कि अरशद इज ड्राइविंग डाउन 7th स्ट्रीट, ही ड्राइव्स 150 मीटर इन 18 seconds, assume he does not speed up or slow down, what is his speed। एक बंदा है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसमें कहता है कि वो 150 मीटर मूव करता है 18 सेकंड के अंदर। तो बताओ उसकी स्पीड क्या होगी। हम जानते हैं हमारे पास में स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पे उसने डिस्टेंस कवर किया है 150 मीटर का और टाइम यहाँ पर कितना है 18 सेकंड्स। अब सुन देखो, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में 15 होता तो इसका आंसर 10 आ रहा था, लेकिन ये 15 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो आंसर आपका 10 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि 10 के राउंड अबाउट। तो यहाँ पे देखो तो ऑप्शन में 10 के राउंड अबाउट आंसर कौन सा बनता है, 8.33। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो बनेगा बीटा। नेक्स्ट हमारे पास में है एमसीक्यू नंबर 7 है, टू कार्स ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इन अपोजिट डायरेक्शन with speed 70 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी। अब देखो इसमें क्या बोला है कि बॉडीज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं और हमें क्या बताना है, उनका रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है। तो जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके। तो अगर हम 70 किलोमीटर में 60 किलोमीटर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 130 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन बनेगा बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी along a curve path is equal to। स्टूडेंट्स ये बात सिंपली आपने याद रखनी है, आगे इसको ग्राफ वाले लेक्चर में हम डिस्कस भी करेंगे कि जब भी कोई बॉडी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जब हम बात करते हैं तो उस केस में अगर बॉडी कर्व पाथ में मूव कर रही है तो जो वेलोसिटी है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन या फिर ड्यूरिंग द कर्व पाथ पे जब मोशन होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा, यहाँ पर अल्फा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, if the instantaneous velocity of a body is equal to the average velocity, यानी कि हमारे पास में
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर कब होते हैं? तो हमने पढ़ा था जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों सेम होते हैं, जो हमने अभी करंटली डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो तो हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा बीटा। द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है इस टॉपिक के रिलेटेड। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी कहीं पे कोई भी इशू हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का मतलब होता है रफ्तार का बढ़ना, ठीक है। यानी जब हमारी वेलोसिटी में चेंज आता है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम इन डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा अलोंग द इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है, यानी कि अलोंग द डेल्टा वी, जिस तरफ वेलोसिटी इंक्रीज करती है। अगर हम बात करें इसके यूनिट्स की, तो ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें तो ये बनती है LT-2। स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें जीरो एक्सेलरेशन की, तो अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। यानी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ना डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड, तो उस केस में हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में होता है, अगर हम बात करें ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, उस केस में हमारी जो बॉडी है अगर वो सर्कल में मूव कर रही है, तो जो वेलोसिटी है वो होगी अलोंग द टेंजेंट, जो हमने अभी डिस्कस किया था अपने प्रीवियस एमसीक्यूज के अंदर। तो कर्व पाथ के ऊपर जो वेलोसिटी है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है, और जो एक्सेलरेशन है वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर हम देखें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आपसे अक्सर ऑब्जेक्टिव आता है कि जब की बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। और एंगल कितना बनेगा वहाँ पे? 90 डिग्री। और ये जो एक्सेलरेशन है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल डायरेक्ट करता है, ये कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है v²/r, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। तो एक बेसिक सा यहाँ पे इंट्रो है जस्ट इसका, इसको बाकी सर्कुलर मोशन चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपने ये बात याद रखनी है, जबकि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान एंगल होता है 90 डिग्री, और इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन का नाम भी देते हैं। इसके बाद हमारे पास में आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब सुनो, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, यानी जैसे मान लो बॉडी ने रेस्ट से चलना शुरू किया, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ऐसा ऐसा। तो जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो उस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी वो पॉजिटिव होता है, और हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होता है। तो जब हमारे पास में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, तो इनकी जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की, ये सेम होगी, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और इनके दरमियान जो एंगल है स्टूडेंट्स वो कितना बनेगा? 0 डिग्री। फिर हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। तो जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो चेंज ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव में आएगा, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा वहाँ पे? नेगेटिव। तो जब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाती है? एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, यानी दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, और इस केस में हमारे पास में एंगल कितना बनता है? 180 डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सडनली ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, जब आप ब्रेक्स लगाते हो तो उस केस में बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो ड्यूरिंग द ब्रेकिंग हमारा जो वेलोसिटी है वो तो फॉरवर्ड होता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो अगेंस्ट द वेलोसिटी होगा, यानी कि बैकवर्ड होगा। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि हमारे पास में जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसको रिटार्डेशन या फिर डीसेलरेशन भी कहा जाता है। तो ये इसके दो नाम हैं जिनको आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास में आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो किसी भी लम्हे पर जो एक्सेलरेशन होगा उसे क्या नाम दिया जाता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। और ये लिमिट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टाइम एंड ड्यूरेशन है वो बहुत ही शॉर्ट लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी इक्वली चेंज होती है इक्वल टाइम के अंदर, जैसे मान लो पहले 5 सेकंड में वो 10 का चेंज आता है उसके अंदर, फिर अगले 5 सेकंड में 10 का चेंज आता है, फिर अगले 5 सेकंड में फिर से 10 का चेंज आता है। तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है या कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब भी होगा तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। अगर हमारे पास में एक्सेलरेशन हो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन हो,
तो इस केस में जो बॉडी की वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होती है, यानी कभी ज़्यादा चेंज हो गई, कभी कम चेंज हो गया उसके अंदर। तो सेम टाइम के अंदर अगर अनइक्वल चेंज आएगा वेलोसिटी में तो हमारा एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाता है। और इस केस में उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड या दोनों जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक सी टाइप्स हैं एक्सेलरेशन की, जिनको आपने अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। अगर कहीं पे कोई बात समझ में ना आए तो उसको लाजमी कंफर्म कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। एक क्वेश्चन हमारे पास में आता है, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 सेकंड एंड देन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 3 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन? अब देखो इसमें उसने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। दो डिफरेंट इंटरवल्स के उसने एक्सेलरेशन हमें बता रखे हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये बात आपने याद रखनी है, जब हमारे पास में डिफरेंट टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, यानी कि अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी होगा अनइक्वल टाइम के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब हम बात करते हैं उसका एक शॉर्टकट आपने याद रखना है। ये होता है a1t1 प्लस a2t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, ठीक है? यानी कि टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टोटल चेंज ऑफ टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास में एक्सेलरेशन इंटू टाइम के बराबर है। तो फर्स्ट इंटरवल का चेंज ऑफ वेलोसिटी, फिर हमारे पास में सेकंड इंटरवल का चेंज ऑफ वेलोसिटी, दोनों को जमा कर देंगे और टोटल टाइम आ जाएगा। या डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखोगे, a1t1 प्लस a2t2 प्लस a3t3, अगर आगे भी है तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल में एक्सेलरेशन कितना है 3 और टाइम कितना है 2 सेकंड। सेकंड इंटरवल में एक्सेलरेशन कितना है 4 और टाइम कितना है 3 सेकंड। इसको यहाँ पे पुट किया तो 2 प्लस 3 किया, 3 2 ज़ार 6 और प्लस 4 3 ज़ार 12, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो 6 प्लस 12 बनेगा 18/5। तो ये 5 3 ज़ार 15 और 6 5 ज़ार 30। तो इसका आंसर बनेगा 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा चार्ली। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है, बल्कि यहाँ पे देखो तो इसका जो ऑप्शन है वो रॉन्ग मार्क हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बीटा नहीं है बल्कि अल्फ़ा, बल्कि चार्ली बनेगा 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, if a car moving at 60 km per hour in the southwest direction suddenly brakes, in which direction its acceleration will be? तो देखिए एक बॉडी जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है और वो ब्रेक्स मार रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास में डायरेक्शंस है, गाड़ी मूव कर रही है साउथ वेस्ट में और ब्रेक्स मारते, तो जब ब्रेक्स मारेगी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो वो वेलोसिटी के अपोजिट मूव करेगा, ठीक है? अब देखो साउथ के अपोजिट कौन होगा? नॉर्थ। और वेस्ट के अपोजिट क्या होगा? ईस्ट। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा, एग्जैक्टली इसके बिल्कुल अपोजिट। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा बीटा, नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन है 2023 का एमडी कैट का, द कार इज स्पीडिंग अप अलॉन्ग द नेगेटिव वाई एक्सिस, द एक्सेलरेशन विल बी अलॉन्ग। अब इसमें देखो क्या करेगी, गाड़ी स्पीड अप हो रही है, वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। अगर वेलोसिटी नेगेटिव वाई के अंदर है तो हमारा एक्सेलरेशन जो है वो भी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वैक्यूम इज, ये 2024 एमडी कैट में पूछा गया था कि लाइट का एक्सेलरेशन क्या होगा जो वैक्यूम में ट्रेवल करती है। अब हम जानते हैं कि जो वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। और अगर उसकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो हमारा जो राइट आंसर वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर बॉडी की वेलोसिटी इक्वली चेंज होती है इक्वल टाइम के अंदर, द बॉडी इज सेड टू हैव, तो बॉडी के पास में क्या होगा? तो हम लिखेंगे कि जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होता है। तो हमारा राइट आंसर बनेगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ऑफ लाइट, अच्छा ये क्वेश्चन अगेन यहाँ पे रिपीट हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ लाइट कितना होगा हमेशा हमारे पास में? 0, इनके अल्फा ऑप्शन, क्योंकि लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, इसलिए इसका ऑप्शन अल्फा बनेगा। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारे पास में है कि a body is moving with an initial velocity of 2 km per second. After a time of 50 seconds, its velocity becomes 1.5 km per second. Its acceleration will be. अब इसमें तो हमारे बॉडी की वेलोसिटी 2 km पर सेकंड थी, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी 1.5 km पर सेकंड हो जाती है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा?
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर चेंज ऑफ टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, और इनिशियल कितनी है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, और टाइम इंटरवल कितना है यहाँ पे 50 सेकेंड्स का। तो 1.5 में से जब माइनस के 2 जाएंगे तो हमारे पास में बचेगा माइनस का 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 50 सेकेंड्स। अब यहाँ पे आप देखो तो हमारे जो ऑप्शन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर है, तो यहाँ पे आप किलो को कन्वर्ट कर दो, तो किलो हम जानते हैं 1000 के इक्वल होता है, तो 0.5 को जब 1000 से करवाएंगे ना मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 500, तो ये आएगा माइनस का 500 ओवर 50 मीटर पर सेकेंड। तो जब देखो यहाँ पे 0 से एक 0 कट जाएगा, 50 को 5 पे डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा डेल्टा। तो इस तरह से हम इसको ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसमें ये थी हमारी आज की सारी डिस्कशन। आई होप कि लेक्चर आपके लिए यूज़फुल हो। अगर कहीं पे कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आया हो, या कहीं पे कोई मिस्टेक नजर आए, या कोई भी इशू हो कहीं पे भी, तो आप उसको कमेंट्स में लाजमी हाईलाइट कीजिएगा। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।